चलिए तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑलमोस्ट द लास्ट चैप्टर, पावर टू एग्जाम्ट। और पसंद आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और कोई रिव्यूज़ देने हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट सेक्शन 54 पावर टू एग्जाम। 53 तक हमने कर लिया था और आई एम थिंकिंग टू अपलोड अ वीडियो वेयर वी विल रिवाइज द इंडेक्स, और जो इंडेक्स से हम रिवाइज करेंगे सेक्शंस के जो भी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, तो उससे फास्ट रिवीजन हमारा होगा। वो लाइक लास्ट मिनट रिवीजन जो होते हैं, लेकिन वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट ऑल्सो। पावर टू एग्जाम्ट, देखिए ये वो पहले पढ़ते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एग्जाम्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट और एनी प्रोविजन एंड फॉर सच पीरियड एज इट मे स्पेसिफाई इन सच नोटिफिकेशन। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो किसी भी एंटरप्राइज को या किसी भी एक एग्रीमेंट को एक्सक्लूड कर सकती है और कह सकती है कि इस पे ये कंपटीशन एक्ट के प्रावधान नहीं लागू होंगे। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। जनरली हमने पढ़ा कि कंपटीशन एक्ट के अंदर जो भी एंटरप्राइज वगैरह सभी पे लगता है ये, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ केसेस में एग्जाम्प्ट कर सकती है। एग्जाम्प्ट मतलब एक्सक्लूड कर सकती है और उन पर एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है, तो ध्यान रखना पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। देखिए बड़े काम है तो बड़ी सरकारी कर सकती है ना, और ये बस याद करने का तरीका है। और देखिए क्या क्या एग्जाम कर सकती है। एनी क्लास ऑफ एंटरप्राइजेस इफ सच एग्जाम्शन इज़ नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक इंटरेस्ट। बहुत ही लॉजिकल सी बात है कि इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या पब्लिक इंटरेस्ट में कोई है एंटरप्राइज, उसको चाहे तो एग्जाम्प्ट कर सकती है। एनी प्रैक्टिस और एग्रीमेंट अराइजिंग आउट ऑफ with any obligation assumed by India under any treaty, agreement or convention with any other country। यानी कि कोई अग्रीमेंट इंडिया ने एंटर किया है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह है, कोई यूएन वगैरह से एंटर करी सपोज करो, या कोई वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से एंटर करी, और उसको आगे बढ़ाने के लिए, स्मूथली बढ़ाने के लिए आगे, विदाउट एनी कंप्लाइंसेस और हर्डल्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकती है। एनी बहुत ही लॉजिकल सी चीज़ें हैं। एनी एंटरप्राइज विच परफॉर्म अ सोवरेन फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी एंटरप्राइजेज जो सोवरेन फंक्शन एक्सरसाइज करती है, सोवरेन फंक्शन मतलब कोई भी स्टेट के फंक्शन हो गए, ठीक है, तो उसको भी एक्सक्लूड कर सकती है। प्रोवाइडेड, ये पढ़ लीजिएगा, प्रोवाइडेड दैट इन केस an enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign function of the government, provided that in case an enterprise is engaged in any activity including the activity relatable to the sovereign function of government। सपोज करिए कोई एंटरप्राइज है, वो किसी कॉन्ट्रेक्चुअल या कोई सपोज करिए कोई ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ, और सब साथ साथ वो सोवरेन फंक्शंस में भी एंगेज है। ठीक है, तो जो एग्जाम्शन मिलेगा वो सिर्फ सोवरेन फंक्शंस के लिए ही मिलेगा, बाकी के लिए नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये है सिंपल सी बात। ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन केस एन एंटरप्राइज इज एंगेज इन एनी एक्टिविटी इंक्लूडिंग द एक्टिविटी रिलेटेबल टू द सोवरेन फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट एग्जाम्शन ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेबल टू द सोवरेन फंक्शंस। ठीक है, देखिए जब लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ते हैं तो सोवरेन फंक्शंस वहाँ पे हम बहुत सारे केसेस पढ़ते हैं, तो मैं उसमें जा नहीं रहा अभी फ़िलहाल। तो ध्यान रखना, सोवरेन फंक्शन मतलब कोई भी ऐसे फंक्शन विच आर एक्सक्लूसिवली परफॉर्म फॉर द बेनिफिट फॉर द स्टेट के बिहाफ पे पर जाते हैं। ठीक है, तो ये वही एक्सक्लूजन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ध्यान रखना 54 के अंदर है, 54। तो अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास आता भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एग्जाम्प्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइजेज एक्सेट्रा फ्रॉम द एग्जाम्पशन ऑफ फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो आप अगर ये रीडिंग करिए आप तो तुरंत समझ जाएंगे कि अच्छा हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक इंटरेस्ट, इंटरनेशनल ट्रीटी, सोवरेन फंक्शंस। तो ये काफ़ी ईजी है। सेक्शन 55 में आते हैं हम, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस। तो जी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है डायरेक्शंस इशू करने की। क्या डायरेक्शंस इशू कर सकता है, तो विदाउट प्रेजुडिस टू द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट, द कमीशन शैल इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स और परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस बी बाउंड बाय सच डायरेक्शंस ऑन क्वेश्चंस ऑफ पॉलिसी। ये है, पहली बात ये है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शंस कोई भी फ्रेम करेगी, तो कमीशन जो कंपटीशन कमीशन ऑब्वियसली वो उसके इससे नीचे आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के तो नीचे की अथॉरिटी है, तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको कंप्लाइंस करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा।
अदर देन दोज रिलेटिंग टू टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। तो जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं उन पे तो कॉम्पिटिशन कमीशन का खुद का ही अपना वर्चस्व रहेगा, उस पर खुद का ही दे हैव पावर टू डिसाइड कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस कैसे लागू करने हैं, हमें कैसे अपने CCI को चलाना है ना, कोई भी टेक्निकल मैटर्स हो गए। लेकिन कोई भी अगर पॉलिसी डायरेक्शंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोवाइडेड दैट कमीशन शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस इट्स व्यूज बिफोर एनी डायरेक्शन इज गिवन। वही कि कमीशन की बात भी सुनी जाएगी, कोई डायरेक्शंस पास कर रहे हैं तो तभी कुछ अच्छे रूल फ्रेम हो सकते हैं ना। और डिसीजन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेदर ऑन क्वेश्चन इज ऑन पॉलिसी और नॉट शैल बी फाइनल। तो वही सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर है। सेक्शन 56 देखिए, ये सब सेक्शंस काफ़ी सिंपल हैं। जो कंसेप्चुअल चीज़ें थी वो हमने ऑलमोस्ट करी हैं, और इनमें क्या है कि आपको बस एक बार रीडिंग लगानी है समझ के, और सेक्शन कुछ जगह सेक्शन नंबर याद रखना है, भाई इतना सा है। और कंपटीशन एक्ट काफ़ी इजी है, अभी तक आपने अगर पढ़ा है तो समझ में आ गया होगा। ये देखने में बल्कि है, वैसे बहुत ईजी है। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड कमीशन, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कब कमीशन की जगह ले सकती है। जनरली तो कमीशन अपना रोल प्ले करती है, कंपटीशन कमीशन, लेकिन ऐसे कुछ केसेस हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड कर लेगी और वो उस कुर्सी पर बैठ जाएगी कमीशन की। इफ़ एट एनी टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है जो ओपिनियन दैट ऑन अकाउंट ऑफ सर्कमस्टेंसेज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ कमीशन, तो कोई ऐसी परिस्थिति आ चुकी है जो कमीशन से नहीं समझ पा रही, ठीक है, इट इज़ अनेबल टू डिस्चार्ज द फंक्शंस और परफॉर्म द ड्यूटीज़, तो वो सुपरसीड कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट द कमीशन हैज़ परसिस्टेंटली मेड डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद एनी डायरेक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट और इन डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस और परफॉर्मेंस of the duties imposed on it by under the provision of this act, and as a result of such default the financial position of the commission or the administration of commission has suffered। ठीक है, कोई भी उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, कोई भी, वो जैसे ऊपर पढ़ा था हमने 55 में कि वो डायरेक्शंस पास करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कमीशन नहीं फॉलो करती, अपनी अपनी चलाती है, और ऐसा कुछ काम करती कि भैया फाइनेंशियल लॉस ही लॉस हो रहा है, कुछ ठीक से काम नहीं हो रहा, सब तितर बितर हो चुका है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एंट्री करेगी। और कोई अगर पब्लिक अगेन वही यही बड़ा एक जनरल सा वर्ड है दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट विच रेंडर इट नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू डू, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुपरसीड कर लेगी। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन निकाल के फॉर रीजन्स टू बी स्पेसिफाइड सुपरसीड द कमीशन फॉर सच पीरियड, ये ध्यान रखना, नॉट एक्सीडिंग द 6 months। 6 महीने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। Provided that before issuing any such notification, the central government shall give a reasonable opportunity to commission to make representation against the proposed supersession and shall consider representations। वही जब भी कुछ ऐसा करेगी तो भाई नेचुरल जस्टिस को ध्यान में रखते हुए दूसरी कमीशन कोई भी बात सुनेगी, कि कमीशन एक्सप्लेन करे कि भाई ये जो हमने करा है ये हमने जानबूझ के नहीं करा, ये ऐसी परिस्थिति आ गई है फॉर एग्जाम्पल, तो 6 months तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सुपरसीड कर सकती है। कौन सा सेक्शन है ये? 56, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना 56 इंच का सीना लेके आ जाएगी और कहेगी अब हम चलाएंगे, तुम नहीं। अपॉन द पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन सुपरसीडिंग, अगर कोई कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल दी है कि डैश 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 फ्रॉम दिस डेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटी विल सुपरसीड द कमीशन, तो उस दिन से क्या होगा? द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स शैल फ्रॉम द डेट ऑफ सुपरसीशन वैकेट देयर ऑफिस। ऑब्वियसली जब भाई वो आएंगे तो जो पुराने मेंबर है उनको छोड़ना पड़ेगा। ऑल द पावर्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ विच में बाई अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट बी एक्सरसाइज और डिस्चार्ज बाई बिहाफ ऑफ कमीशन शैल अनटिल द कमीशन इज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, जब नहीं दोबारा से कमीशन की बॉडी नहीं गठन होता, नहीं बनती दोबारा से, बी एक्सरसाइज एंड डिस्चार्ज बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक बात है। और या कोई अथॉरिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है। All properties owned or controlled by the commission shall, until the commission is reconstituted under this, vest in central government। ठीक बात है, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, प्रॉपर्टी उनके पास आ जाएगी, पावर्स उनके पास आ जाएगी, पोजीशन उनके पास आ जाएगी। On or before the expiration of period of supersession specified in the notification, the central government shall reconstitute the commission by fresh appointment of its chairperson, members, and in such case any person who had vacated his office shall not be deemed to be disqualified for reappointment। मतलब यही है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई, सुपरसीड कर लेगी वो, और वो उस दौरान चाहे तो उस दौरान कमीशन का गठन तो करना ही पड़ेगा ना। कमीशन में दोबारा से न्यू अपॉइंटमेंट्स कर सकती है, जो पहले गलती हुई थी वो दोबारा से, ताकि रिपीट ना हो। और ऐसी बात नहीं है कि जो बंदे पहले थे वो भी दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। वो फिर से अप्लाई कर सकते हैं कि जी हमें फिर से कंसिडर कर लीजिए। शैल नॉट बी डीम्ड टू बी डिस्क्वालीफाइड फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो 6 सबसेक्शन 3 हमने कर लिया। और सेक्शन 56 सबसेक्शन 4, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज अ नोटिफिकेशन, एंड वही सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन निकालेगी उसको पार्लियामेंट के बिफोर पेश करेगी, बस ये है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज अ नोटिफिकेशन एंड अ फुल रिपोर्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन लीडिंग टू सच एक्शन शैल बी लेड डाउन बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये देखिए रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए इसका क्रक्स ये है कि कोई भी एंटरप्राइज है और सपोज़ करिए वो भी किसी इन्वेस्टिगेशन या किसी इंक्वायरी का पार्ट रहा, या कैसे भी किसी भी फॉर्म में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास या अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी ही। जायज़ सी बात है, आप जब किसी एंटरप्राइज़ के बारे में जांच विषय करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप कलेक्ट करेंगे, तो उस इन्फॉर्मेशन को आप कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते अनलेस जो एंटरप्राइज़ है वो लिखित में परमिशन देगी, हाँ जी आप यूज़ कर लीजिए, इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर लीजिए। सिंपल सा रूल है। नो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी एंटरप्राइजेस being an information which has been obtained by the behalf of commission or the appellate tribunal shall without the previous permission in writing of the enterprise be disclosed, ठीक है। तो नो इन्फॉर्मेशन शैल बी डिस्क्लोज विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द राइटिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो लिखित में वो करती है तो कर सकते हो आप, वरना नहीं अलाउ करेंगे, ठीक है। उनकी भी अपनी एंटरप्राइज की भी अपनी इन्फॉर्मेशन है, क्रूशल इन्फॉर्मेशन होती है। और साथ में 2 एक्सेप्शन है, अदरवाइज देन इन कंप्लाइंस विद एंड फॉर पर्पस ऑफ दिस एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, कि जनरल रूल आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे अनलेस रिटर्न में अलाउ या कोई कंप्लाइंस फॉलो करने के लिए एक्ट में कोई भी है तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। सिंपल सेक्शन 57, ठीक है। और ये ध्यान रखना 58 में चेयरपर्सन जो भी इसके मेंबर्स हैं ब्रिटिश कमीशन के ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ हैं, जो भी हैं, तो सब डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ IPC। अब तो वैसे BNS में सेक्शन 28 में है डेफिनेशन में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 28 के अंदर है, पर आपको ध्यान रखना है 21 IPC कि देयर हैज़ बीन नो अमेंडमेंट इन दिस एक्ट आफ्टर द न्यू लॉस। Chairperson and other members and Director General, Additional Joint Deputy Director, Assistant Director, Secretary, Officers, other employees shall be deemed to be public servant within the meaning of 21 IPC, ठीक। ये अभी आपको प्रोविज़न हर एक्ट के अंदर मिलेगा ही प्रोविज़न। और कोई भी गुड फेथ में उन्होंने एक्शन लिया है तो देयर विल नो प्रोसिक्यूशन बी फाइल्ड अगेंस्ट देम अगर एक्शन हैज़ बीन टेकन इन गुड फेथ। No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the central government, commission or any other officer of central government, chairperson, वही सब officers for anything which is done in good faith, ठीक है। 59, ठीक है। सेक्शंस पूछ लिए करते हैं, सेक्शन नंबर्स पूछ लेते हैं, तो 58 59 ही आपको ध्यान रखने हैं। तो हम रिवीजन कोशिश करूँगा मैं कि एक रिवीजन सीरीज़ भी डालूँ, उसमें हम इसको और बेहतर तरीके से, अभी तुमने डिटेल में करा है उसको हम इंडेक्स फॉर्म में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वैसे करेंगे, ठीक है। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर पसंद आए तो, और कमेंट करिए कोई अगर क्लैरिटी चाहिए या कुछ सजेशन देना तो। 59A में कंपाउंडिंग है, तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द CRPC, ठीक है। एनी ऑफेंस, देखिए CRPC में इसका मतलब है सबको पता ही होगा, आप सबने लॉ अच्छे से करी होगी। तो CRPC में जो भी लिखा है उसको उसके इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट any offence punishable under this act not being an offence punishable with the imprisonment only or imprisonment or also with fine etc etc सब लिखा है कि offence कौन कौन से कंपाउंडेबल होंगे, कौन कौन से कंपाउंडेबल नहीं होंगे। तो इट सेज कि any offence punishable under this act not being an offence with punishment with imprisonment, अगर कोई offence हमने जो एक्ट में करे थे ऊपर जिसमें पनिशमेंट सिर्फ imprisonment की है, या कोई, या देखो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया imprisonment, सेकंड हो गया इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और फाइन नहीं एंड फाइन है, ठीक है। तो इन दोनों के छोड़ के 1 और 2 को छोड़ के बाकी सब कंपाउंडेबल है, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा से इसको थोड़ा बताऊं तो कंपाउंडेबल इम्प्रिजनमेंट फर्स्ट पॉइंट या सेकंड,
इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन, ये तो कंपाउंडेबल नहीं है। अदर देन दीज सब कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल आपको पता होगा ना, सेक्शन 320 CRPC में आप पढ़ते हैं कि कंपाउंड अगर ऑफेंस हो जाता है तो इट अमाउंट्स टू एक्विटल, तो वो सब सेक्शंस में हमने पढ़ा हुआ। तो जहाँ पे भी इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट, देखिए दोनों में इम्प्रिजनमेंट आ रहा है, तो इम्प्रिजनमेंट है या इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, एंड फाइन है, तो कंपाउंडेबल नहीं है। अगर अदर देन दिस है, सपोज कर फाइन ओनली वाले हो गए या इम्प्रिजनमेंट और फाइन वाले हो गए ऑफेंसेस, तो वो कंपाउंडेबल है। इसका मतलब ये है, देखो पढ़ो इसको, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ठीक है, एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट नॉट बीइंग एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ओनली और imprisonment and also with fine। तो यहाँ से कंटिन्यू, any offense may be either before or after the institution of proceeding be compounded by appellate tribunal or any court before which proceeding is pending। तो इससे 2-3 सवाल बन गए कि कौन कौन से कंपाउंडेबल है, वो हमने देख लिया। इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन वाले कंपाउंडेबल नहीं है। कौन कौन का स्टेज क्या है, इधर बिफोर द प्रोसीडिंग्स या आफ्टर किसी भी स्टेज पे हो सकती हैं। और कौन कर सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कर सकती है या एनी कोर्ट जिसके समक्ष मैटर पेंडिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ ध्यान रखनी है, छोटे सेक्शन से। तो अब आते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। Provision of this act shall have notwithstanding anything contained in this other for timing in force। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है कि स्पेशल एक्ट है, हमें पता है, कॉम्पिटिशन एक्ट। एक्सक्लूजन ऑफ जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, ये देखिए 61, नो सिविल कोर्ट shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any matter in which the commission or the AT appellate tribunal is empowered by this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or taken in pursuance of any power conferred by this act। देखिए स्पेशल कोर्ट्स हैं, अपना स्पेशल जुडिक्शन है यहाँ पे। सेक्शन 9 हम जब पढ़ते हैं CPC का, वहाँ पे लिखा है ना कि नो कोर्ट शैल ट्राई द मैटर अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार, तो ये एक्सप्रेस बार काम करता है। तो सिविल सूट जो कि एक सिविल कोर्ट जो होती है ना, जिनके पास प्लीनरी पावर्स होती हैं ट्राई करने की, तो वो ट्राई तो सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन अगर कहीं स्पेशली लिखा है कि जी यहाँ पे ट्राई नहीं कर सकती, स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल जो अथॉरिटीज़ डेजिग्नेटेड हैं वो ट्राई कर सकती हैं, तो फिर उस केस में वो स्पेशल कोर्ट्स ही या स्पेशल अथॉरिटीज़ ही ट्राई करती हैं। तो ऐसे यहाँ पे लिखा है कि नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुडिक्शन, ठीक है। तो किसके पास जुडिक्शन होगा, कमीशन के पास होगा और अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास होगा, ठीक है। और इंजंक्शन भी ग्रांट नहीं कर सकती, ये भी ध्यान रखना है थोड़ी, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ लिखी, नो इंजंक्शन शैल ऑल्सो बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर 61 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। ये भी हमें सिंपल है कि इसको आप एडिशन में ही पढ़ेंगे और लॉस के कॉम्प्लीमेंट करके ही पढ़ेंगे आप इस कॉम्पिटिशन एक्ट को। अब देखिए पावर टू मेक रूल्स, देखिए आप जो सेक्शन इनको बस सिंपल रीडिंग कर लीजिए, मेन चीज़ हम सब कुछ कर सके हैं, हमने कॉम्पिटिशन एक्ट ऑलरेडी अच्छे से कर लिया है, बस इसको रीड लगा दीजिए एक बार, जस्ट ऐसा सिंपल रीड। सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन मेक रूल्स टू कैरी आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये सब कोई एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैल्यू ऑफ एसेट्स और ये सब इसको देख लो आप कि मन में ना रहे क्या छोड़ा है, ठीक है। ये जस्ट ऐसे देख लेना इसको, कुछ इसमें है नहीं है समझ आने का। और मैं नीचे आता हूँ, उसमें रेगुलेशंस देखिए 60, बस ये इंडेक्स ध्यान रखना, 63 में रूल्स है, 64 में रेगुलेशंस हैं। रेगुलेशंस कौन बनाएगा, कमीशन, ये है जो क्वेश्चन बन सकता है। और रूल्स कौन बनाएगा, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है भाई। रेगुलेट कैसे कैसे करेंगे, कमीशन बनाएगा इसको कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टू बी डिटरमाइंड, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्म ऑफ फीस ऑफ नोटिस कितनी, फॉर्म फीस कितनी लेंगे, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस। तो जस्ट गिव इट ए सिंपल रीड, नथिंग इंपॉर्टेंट। इसको ना भी करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, बट ये है कि अपने मन में रहना नीचे कुछ भी छोड़ के आए हैं। और 64 आप जस्ट ऐसी इंडेक्स देख लीजिए, 64 में प्रोसेस ऑफ इशूइंग रेगुलेशंस, कमीशन टू इशू गाइडलाइंस, और रिमूव डिफ़िकल्टीज़ हो गया अपना, रिपील एंड सेविंग हो गया। एक बार ये देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्शन 66 में से मोनोपोलीज एंड MRTP एक्ट था ना पहले, कंपटीशन एक्ट के पहले जो कवन करता था, तो उसको रिपील कर दिया गया, जाहिर सी बात है।
एक एक्ट आया नया तो पुराना रिपील कर दिया। MRTP मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 इज हेयर बाय रिपील्ड। ठीक है। एंड द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्ट, जो पहले अभी कंपटीशन कमीशन है, पहले MRTP कमीशन था, तो वो भी डिसॉल्व हो गया। तो इसमें लिखा है कि रिपील ऑफ द MRTP एक्ट शेल नॉट एफेक्ट जो भी, मतलब ये जो भी कंपटीशन कमीशन है तो ये प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है, और जो पुरानी चल रही थी वो चलेंगी। द प्रीवियस ऑपरेशन ऑफ द एक्ट, राइट एंड प्रिविलेज एक्वायर्ड, पेनल्टी, कॉन्फिस्केशन, any proceeding in respect of any right, privileges, obligation and any such proceedings or remedy may be instituted continued। तो जस्ट ये सिंपल ये बात कही है, और ध्यान रखना MRTP एक्ट है इसमें जो रिपील हुआ है। बाकी आप सब इसको, मेरे हिसाब से इसमें कुछ है नहीं बताने का, सिंपल इसका ग्लैंस दे दीजिए, जस्ट क्विक ग्लैंस। और इसमें भी रीडिंग में मैं सोच रहा था करूँ, लेकिन इसमें जस्ट आप भी बोर हो जाएंगे मैं इसको बस पढ़ता रहूँगा। तो आप खुद इसको देखना एक बार, इतना आपने पढ़ लिया एक्ट, आपको तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं समझने में। फिर भी अगर आपको है कि भाई ये भी, इसमें भी कुछ लगता है, कुछ भी इनपुट्स देने हैं, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। मैं फिर उस पर ज़रूर से उस पर जो भी मुझे ज़रूरत होगी मैं तुरंत उस पर अपलोड करूँगा। ठीक है भाई। तो अब एक कॉम्बिनेशन वाला रह रहा था हमारा, बस बाकी हमने सब कुछ कर लिया है। अब मैं इस पर क्वेश्चंस भी अपलोड करने की सोच रहा हूँ। तो इस वाली वीडियो में मैंने ज़्यादा इसमें क्या कि जो सेक्शंस बचे थे वो जस्ट देखिए चैप्टर का नाम ही मिसलेनियस है जो हमने करा है, चैप्टर 9 जो हमने अभी करा है, तो उसमें सब सेक्शन मिसलेनियस थे जो इंपॉर्टेंट हमने पढ़ लिए। तो हमें एक्ट को स्मार्टली भी पढ़ना है, ये नहीं कि हमें सब कुछ ही रट के जाना है, जो हमने चीज़ें छी ज़रूरत वाली वो हमने पढ़ी हैं। बाकी आप मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।